अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अकाउंट मेरा ट्विटर का खोल दिया गया है। बड़े लोगों का बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने बाकायदा कंप्लेंट्स की, शिकायत दर्ज कराई और जो तहकीक सामने आई है। अच्छा चले, मेरा ये अकाउंट से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मेरी आवाज़ तो कोई बंद नहीं कर सकता। यूट्यूब आपके पास है, मेरे बाकी अब यूट्यूब पे चैनल पे मेरा कोई मकसद पैसे बनाना नहीं है, मेरा मकसद तो आप तक आ गया ही है और वो मैं करता रहूँगा, वो मेरी रोक नहीं सकता। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक जान है जिसमें, हम तो खड़े रहेंगे, हम तो खड़े रहने के लिए और मुकाबला करने के लिए इन माफियास का। खामोश नहीं बैठ सकते हम, और किसने कहा है खामोश बैठ जाएंगे हम? जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है तो वो कब्र नहीं। कोई माई का लाल इस हवाले से नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि ट्विटर अकाउंट जितना अरसा रहा आप तक आगाही नहीं आती रही, लेकिन आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता रखा। अब जो बात मैं आगे कह रहा हूँ, अब जो बात पिछले यानी ये जो मार्च गया है ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से जो वक्त मेरा गुजरा, और मैं वो ट्वीट बार बार करता हूँ। बल्कि कल मैं रात स्पेस में था वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से, और मैंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ डिफेंड किया कि इमरान खान साहब तो बैकफुट पे गए ही नहीं, और मैंने वहाँ वजह बताई कि मैंने ट्वीट किया था एक जो मेरा 27 मार्च का ट्वीट है। इमरान खान साहब चाहते तो असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई तो कर सकते थे ना भाई, नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? वो असूलों में खड़े हैं भाई। और इसमें मैं बार बार आपको बताता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं आज। एक तो ट्विटर मेरा वो बैकग्राउंड पे चल रहा है जिसमें मैंने कहा कि इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक एतमाद अभी असेंबली में पेश नहीं हुई है, असेंबलियां तहरीर हो सकती हैं, वरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दी और फिर असेंबलियां तहलील, और सेकंड पार्ट तो बाद में किया। लेकिन यह मकसद ये है कि ये जो कुछ भी है, मैंने तो वहाँ ये कहा कि 52 ऑपरेशन रजीम चेंज हुए, अमेरिका को रीथिंक करना पड़ेगा इन चीज़ों को। दे हैव नो अथॉरिटी टू इंटरफेयर, हमारे मामला में इंटरफेयर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो इमरान खान साहब यहाँ, और इमरान खान बैकफुट पे नहीं आया है, मैं फिर बात करता हूँ, क्लेम करता हूँ इस बात को। और जो लफ्ज़ इमरान खान ने उस वक्त कहे हैं, जो उस इंटरव्यू में कहे, जरा सुन लीजिएगा वो क्या है, कहाँ ऐसा कहा है कि बैक साइफर वाले मामले में पीछे आए। वो इमरान खान को क्यों मजबूर कर रहे हैं? सफाई तो आप इस वक्त अमेरिकन कर रहे हैं या आपका वो एंकर्स कर रहे हैं जो सपोर्ट करते रहे हैं उसको। जरा इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनिएगा। इनफैक्ट threatening our ambassador in Washington with dire consequences unless I was removed from power. I don't know how further up, whether it was just the South Asian desk that decided that I was, they didn't like my face and my independent attitude. जी, आपने इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सुन ली, वो इंटरव्यू सुन ली, आप क्या डाउट रह गया इसमें? अब there is nothing wrong in it. इमरान खान साहब ने वही किया जो आईन और कानून इजाज़त देता है इस बात की, और वो अपने असूलों पे खड़े। और इसी चीज़ को जाते हुए एक्स जो हैं सर्विसमैन हैं, उनका आपस में कोई ग्रुपों का है वो चलता रहे, ठीक है ना जी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती साहब बड़े वाज़े तौर पर आ गए, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह को कोई ख़तरा नहीं है, इलेक्शन जो होंगे मई 2023 में होंगे, और पंजाब में गोली लगी जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, इसमें तहकीकात होनी चाहिए। मैंने रात में आपके साथ कुछ चीज़ें बता दी, अभी तक क्या हुआ वो मैं उनमें नहीं बताना चाह रहा। लेकिन यहाँ पर जो रिटायर्ड फ़ौजी है या पूरी पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है ना, वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो इस मामले में पूरी वो सपोर्ट करती रहेगी इमरान खान को। इलेक्शन दो पॉसिबिलिटीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। अप्रैल, ठीक है, या मई कह रही है आप, चलें अप्रैल, मैं तो अप्रैल पे खड़ा हूँ। रोज़ों के बाद की बातें हैं या इलेक्शन टाइम पे होंगे। 5 साल से पहले मिसाक़े जमहूरियत में जो ये लूट मार का तय किया था, ये पहले नहीं करना, इन्होंने किसी ने नहीं करना। ये सियासी जमातों ने आपस में गठजोड़ किया हुआ है, तबाही क्या कहूँ मैं इसको। और नवाज शरीफ जो वहाँ लंदन में बैठा है वो कहता है जी इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे, ठीक है ना जी। और क्या आवाम का पहला मसला मुआशी है, सियासी नहीं। हुकूमत को सिर्फ आप काम करना चाहिए, हुकूमत कम यूनिट्स इस्तेमाल करने को बिजली मुफ्त कराम करे। यानी क्या बंदा मैं कहूँ, बैठ के निजी चैनल पे गुफ्तगू कर रहे थे, आपको पता ही एब्सकॉन्डर हैं। आज भी बैकग्राउंड पे फिर मैं चला रहा हूँ कि इश्तहारी हैं,
लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा मैंने आईनी दरख्वास्त दायर की हुई है इस हवाले से, और उसको अगर सामने रख कर देखें तो ये कहाँ, ये टीवी चैनल पे नहीं आ सकते, लेकिन ज़बरदस्ती आ रहे हैं। और पैमरा कुछ नहीं कर रहा है इस हवाले से। वो ऑर्डर मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ जिसमें पैमरा ने खुद लगाए हुए हैं, ठीक है ना जी। और अब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई दिल चाहता है मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, वतन वापसी पर मुशावरत जारी है, कोई तारीख तैयार नहीं हुई, क्या डरते क्यों हैं? जनरल क्यों मुँह से क्यों नहीं कहते कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में आना नहीं चाहते? फ़ायदे तो आप लोगों ने जितने लेने ले लिए, NRO मिल गया, फ़ायदे आपके हो गए, तबाही जो मुल्क की कर दी है, अब क्या बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हैं? हाँ, वो आप नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो मर्ज़ी आप कहते रहे, इमरान खान का आपको किसने कहा लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, और ताना जो मर्ज़ी कहें, और क्या मईशत में आपका पूरा मौका था, क्या खड़ा कर लेते आप? ना महंगाई कंट्रोल कर सके, ना डॉलर नहीं चला सके, ना आप तेल की कीमतें नहीं चला सके, क्या कर सके आप नवाज शरीफ साहब? कुछ नहीं कर सके आप। हो सकता था अगर आपकी विल होती आप लोगों की, आप लोग नहीं कर सके। नाकामी है आपके ज़िम्मे में, याद रखिएगा, नाकामी है आप लोगों के ज़िम्मे में, और ये नाकामी आप लोगों का मुकद्दर है। जिस दिन स्टेट्समैन बन गए आप तो ये कौम आगे जाएगी, रुकेगी नहीं, मैं बता दूं आपको, ये याद रखिएगा। क्योंकि नहीं है ना, है जो होता तब की बातें है ना। अरशद शरीफ वाले मामले में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ स्पेशल स्पेस में मौजूद होते हैं और बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत तहकीक हो चुकी है और अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हो सका इस सारे मामले में। FIA जो मर्ज़ी बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात जो सामने आ गए कि अरशद शरीफ साहब के हाथ और कलाई पर जो है ना मौजूद ज़ख्म मुज़ाहमत की अलामत है। मैंने आपको क्या बताया था, उनके पास बहुत है, यानी मिसाल के तौर पर आईफोन रखते हैं, इसका पासवर्ड नहीं टूट सकता। आप जो आपका एप्पल का ही आपका लैपटॉप हो तो नहीं आप खोल नहीं सकते हैं। तो उससे कोशिश करते रहे, वो मटेरियल सारा है वो सारा में, और एक आध दिन में आपको पता है वो जो है ना बिहाइंड क्लोज डोर सामने आ रही है, वो बहुत कुछ चीज़ें बता देगी। और इस बात कन्फर्म कर दिया 12 ज़ख्म के निशान आते हैं लाश पर, और गोली जो है ना 3 फुट के करीब से, कितने मैं कह रहा हूँ 3, और ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनको कत्ल करने के बाद गाड़ी में बिठाया गया, और मैं पहले दिन से ये बात दोहरा रहा हूँ। और पहली गोली जो गर्दन में 3 फुट की दूरी से लगी, इंतहाई करीब से निशाना बनाया गया, और जिस्म पर स्याह निशान छोड़ा। दूसरी गोली 3 से 6 फुट के फासले पर लगी, ठीक है ना जी। और तहकीकाती टीम जो है ना दुबई पहुँच गई। DGFI ने अमेरिकी खबर एजेंसी से बात करते हुए बताया था 9 नवंबर को कि अभी मुकम्मल नहीं हुई है, मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अब मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, किस लिए जाएंगे? बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं आप? कौन है आप? FIA क्या कर रही है? अब मेरा सवाल है, FIA किस कैपेसिटी में तहकीकात कर रही है? क्या कोई पर्चा दर्ज किया है? FIA की जुरिसडिक्शन कहाँ से आ गई, इख्तियार कहाँ से आ गया FIA का? FIA वफाकी हुकूमत का, और वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ामात हैं, गर्दन पे इल्ज़ामात हैं, उनके छींटें उनके ऊपर हैं। और कीनिया पुलिस ने कि आप जो दावा किया ना अरशद की गाड़ी से उन पर फायरिंग हुई और उनके अफसर, लेकिन ये अजीब सी बात है, जो ज़ख्मी अफसर है वो तो मिलाया ही नहीं सामने, साफ बात हो गई। और क्या रह गया? 4 शूटर थे 69 लोगों पर फायर करने। और ये GSU है उनका, आपको पता है ये आर्मी के लेवल के बराबर, और ये 100% एक बहुत बड़ी साजिश है, और बयानात में तजादात है। अब वो बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी और फैक्ट्स फाइंडिंग ने फैसल वाडा और इमरान सईद को तलब कर लिया। फैक्ट फाइंडिंग का ताल्लुक क्या है, क्या कैपेसिटी क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों केस ख़राब कर रहे हैं? ये प्रेजुडिस करने की कोशिश है। और यहाँ बुला लें फैसल वाडा क्या करेगा आकर, या इमरान सईद क्या कहेगा? पर्चा जिस दिन दर्ज करेंगे तहकीक होगी, फिर पता चलेगा आपको कि आगे मामला किस तरफ को चल रहे हैं। इस तरह नहीं चल सकता, ना दाल रोटी इस पाव बिक सकती है। और मैंने आपको नैब की तरमीम के हवाले से वजाहत के साथ कही थी, और मैं सुप्रीम कोर्ट के नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ मामला चल रहे हैं। ख्वाजा हारिस की 19वीं समाअत पर दलाइल जारी हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज आप ही बोलें, हम कोई बात नहीं करेंगे, सवालात जो हैं वो जुमेरात तक संभाल के रखेंगे, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा फिर आपसे कहेंगे। बेनामी दारों समेत मुख्तलिफ नैब केसेस में कानून साजों को हुक्म दे चुकी है। करप्शन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी आता है, और अब ख्वाजा हारिस साहब लेट डाउन कर रहे हैं,
और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मामला जो है बज़ाहिर या तो ये लेजिस्लेशन वापस भेजी जाएगी, वैसे लेजिस्लेशन सेट का मेजॉरिटी सेट असाइड होने वाली है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इख्तियार से तजावज़ है, और अगर वो सेट साइड ना हुई तो बड़े मसाइल रहेंगे। यह अपनी जगह बात है। करप्शन जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं है इस वक्त। जितनी मर्जी करो, खुली करप्शन करो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और क्या ये मुल्क किस तरह आगे चल सकता है, ये देखने वाली बात है। सेट साइड हो जाएगी, जब सारी नई लेजिस्लेशन सेट साइड हो जाएगी तो पुरानी लेजिस्लेशन अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। जब है ही जब नहीं, तो ये तो नहीं कि वैक्यूम रह जाएगा, वैक्यूम नहीं रह सकता। और आखिर में रेकॉर्ड के सदारती रेफरेंस पर समाअत चल रही है। मादनियाती एक्ट 1948 को 1973 के आइन में ना वफाकी हुकूमत की लिस्ट में शामिल किया गया, ना सूबाई में। कुछ शिकें वफाक और कुछ शिकें सूबा इख्तियार में चली गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं क्या बैक वक्त एक कानून वफाक और सूबे दोनों के इख्तियार में होगा। क्या हुकूमत मादनियाती रूल्स में तरमीम नहीं कर सकती थी? जस्टिस जाजा फरीदी के रिमार्क्स है, मादनियाती एक्ट 1948 में तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और कानून जादू की तरह लागू नहीं हो जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर पर रिमार्क्स हैं, इस कानून का गलबा होगा जब वफाक और सूबा सतह पर मवासलत रखता हो। अगर मादनियाती एक्ट में तरमीम से बुनियादी हकूक़ मुतासर हो तो अदालत मुताखरत करेगी। जस्टिस जाजा फरीदी। और बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं सलाउद्दीन अहमद है, पुजारी है, और फाजिल बेंच ने कई सवाल उठाए हैं। रेकॉर्ड का मादा अवामी मफाद का मामला है जिस पर सदर रेफरेंस भेजने का इख्तियार रखता है। ये वो हैं जो रेफरेंस के मामले में दो ही राय रखते हैं। यानी वहाँ जो तहरीक अदम के कॉन्टेक्स्ट है, सदर के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ इनका नुक्ता नज़र कुछ और था, आज यहाँ कुछ है। और रेफरेंस में पूछे के सवालात मौजूद हैं। अदालत ने कहा है ज़रूरी नहीं कि सवालात बिल्कुल ठीक नुक्तों पर बनाए गए हों, ये उनका कहना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दलाइल में उठाए गए नुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट राय दे सकी है। रेकॉर्ड के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उन्हीं कानूनी गुजारिशों पर राय देना होगी। बेहतर यह है कि अदालत ऐसी राय से गुरेज करे जो तमाम सरमायाकारों की सहूलत कारी है। केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए, यानी आज तक के लिए मुलतवी हो गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।